तो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि कल के लेक्चर में हमने एक तो बात की थी समीकरण की, किसकी बेटा? समीकरण की, इक्वेशन। एक बात की थी सर्वसमीका की, सर्वसमीका, आइडेंटिटी। और नंबर थर्ड बात की थी असमीका की, असमीका। इनइक्वालिटी। और तीनों के बारे में हमने अच्छे से अध्ययन किया था कि समीकरण किसको कहते हैं, सर्वसमीका किसको कहते हैं और असमीका किसको कहते हैं। तो बेटा मैंने आपको बताया था कि समीकरण कोई भी व्यंजक है वो अगर कुछ मानों के लिए ही संतुष्ट हो रहा है, मतलब आप कोई भी समीकरण ले रहे हो तो वो चर के कुछ मानों के लिए ही क्या होते हैं? संतुष्ट होते हैं। अगर कोई व्यंजक आपको पता है कि चर के 1 या 2, 3 मानों के लिए ही संतुष्ट हो रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं। अगर बात करें सर्वसमीका की, तो मैंने कहा था बेटा कि सर्वसमीका हमेशा चर के प्रत्येक मान के लिए क्या होती है? संतुष्ट। समीकरण तो नॉर्मली हमने पढ़ा था कि जैसे x + 7 = 0 है तो ये क्या है? x के केवल -7 मान के लिए क्या हो रहा है बेटा? संतुष्ट हो रहा है। अगर यही बात करें सर्वसमीका की, तो सर्वसमीका में आप कोई भी ले सकते हो, जैसे x + y का होल स्क्वायर है तो ये होता है x² + 2xy + का y²। तो ये क्या एक सर्वसमीका है। अब इसमें आप x और y के कितने भी मान ले लो, हर एक मान के लिए LHS हमेशा बराबर किसके होगा बेटा? RHS के होगा। मतलब दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? संतुष्ट करेंगे। और असमीका की बात करें तो असमीका में अगर किसी व्यंजक में आपको लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू ऐसे अगर चिन्ह या साइन आपको दिख जाए तो उनको हमेशा क्या कहते हैं? हम असमीका, इनइक्वालिटी कहते हैं। और इन्हीं के हमने एक क्वेश्चन के बारे में भी डिस्कस किया था। और बेटा आज हम इसका एक क्वेश्चन और पढ़ेंगे और उसके बाद बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब द्विघात समीकरण। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर बात करें क्वेश्चन की तो लिखो बेटा के मानों की संख्या, ध्यान देना इधर, के मानों की संख्या, क्या बेटा? के मानों की संख्या जिसके लिए समीकरण ने कहा है जिसके लिए समीकरण ने कहा है k + 1x, इधर लिख दो बेटा समीकरण को, k + 1x प्लस का 8y = कितना हो गया? 4k। और दूसरा है बेटा kx + k + 3y = ये दे रखा है 3k - 1 और कह रहा है कि का कोई हल नहीं है, का कोई हल नहीं है। जैसा कि बेटा आपको पता है कि साइमल्टेनियस इक्वेशन मतलब युगपत समीकरण में हमने कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सिस्टम की 3 सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस किया था, जिनमें से पहला था यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन में अगर हम यूनिक सॉल्यूशन की बात करें, सबसे पहला कौन सा था? यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन थी कि A1/A2 नॉट इक्वल टू होता है B1/B2 के, जिसमें हम साइमल्टेनियस इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर नेक्स्ट बात करें इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो बेटा इनफाइनाइट सॉल्यूशन की क्या कंडीशन थी कि यदि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, अगर ऐसी कंडीशन आपको दिख रही है तो मतलब क्या होगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर थर्ड की बात करें तो थर्ड नंबर पर था बेटाओ नो सॉल्यूशन।
और नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या थी कि यदि A1/A2 इक्वस टू B1/B2 नॉट इक्वस टू C1/C2, अगर ऐसी कंडीशन दिख रही है मतलब वो क्या होगा, नो सॉल्यूशन। इसमें बेटा दोनों रेखा एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, इसमें एक दूसरे के क्या होती हैं, समपाती होती हैं, और इसमें रेखाएं एक दूसरे के क्या होती हैं, समांतर होती हैं। मतलब बेटा जब रेखा एक दूसरे को काटती है तो जिस बिंदु पर वो उसको काटती है वही बिंदु उसका हल कहलाता है, ठीक है ना। तो अगर हम इसकी बात करें तो इस क्वेश्चन में कहा है कि जो समीकरण निकाय है उसका कोई हल नहीं है, समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। अब कोई हल नहीं कि देखो बेटा इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करें तो A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वस टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वस टू 0, ये होती है। इसी को कंपेयर करके हमने ये सभी कंडीशंस प्राप्त की हैं। अगर इन दोनों को आपस में कंपेयर किया जाए तो बेटा यहाँ पर हमें पता है कि A1/A2 कितना होगा, K+1/K। वहीं पर B1/B2 कितना होगा, 8/K+3। अगर बात करें कोई हल नहीं की, कोई हल नहीं मतलब नो सॉल्यूशन, तो कोई हल नहीं की कंडीशन क्या होती है कि A1/A2 इक्वस टू B1/B2 नॉट इक्वस टू C1/C2 हो गया। तो इसमें क्या करना है, हमें पहले K का मान फाइंड करना है, किस कंडीशन से, कोई हल नहीं की कंडीशन से, और तब बताना है कि K के मानों की संख्या कितनी होगी। तो अगर K का मान ज्ञात करना है तो आप कोई भी दो कंडीशन यूज ले लो जो इक्वस टू में है। जैसे ये हो गई K+1/K बराबर 8/K+3। अरे कोई दिक्कत थोड़ी है भाई, यहाँ पर दिया हुआ है A1/A2 बराबर है किसके, B1/B2 के। हमने यही क्या किया, A1/A2 बराबर कर दिया B1/B2 के। इसका क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो इसका इससे गुना हो गया तो क्या आ गया, K+1 इंटू K+3 इक्वस टू 8K आ गया। इनका आपस में एक दूसरे से गुना कर दो बेटा, क्या आएगा, K² प्लस 4K+3 इक्वस टू 8K, और ये आ गया K² 8K इधर आएगा तो माइनस का 4K+3 इक्वस टू क्या रहेगा, 0 रहेगा। अब क्या करना है कि इसका क्या करना है, गुणनखंड करना है, फैक्टर करना है। और फैक्टर के लिए आप जानते हो कि सबसे पहले हमें एक तो अचर पद और एक उच्च घात का गुणांक। उच्च घात का देखो बेटा गुणांक नहीं दिया गया है तो ध्यान रखना, हमेशा क्या मानते हैं, 1 लेकर चलते हैं। अब 3 इंटू 1 करेंगे, 3 इंटू 1 क्या होगा, 3 होगा। 3 में अगर 1 का भाग दें तो कितनी बार जाएगा बेटा, 3 बार। अगर बात करें माइनस से लाने की तो अगर दोनों को माइनस लेके जोड़ दें, दोनों को माइनस लेकर अगर ऐड कर दें तो क्या प्राप्त होगा, माइनस का 4। तो इसके अगर फैक्टर करें, इसके अगर फैक्टर किए जाएं तो क्या आएंगे, K² माइनस K माइनस 3K+3 इक्वस टू 0 हो गया। अब यहाँ क्या करना है बेटा, 2 के पेयर बना दो। 2 के पेयर बनाएंगे मतलब यहाँ तो K आ गया कॉमन, तो क्या आ गया, K-1। देखो बेटा हमेशा कॉमन लेने का मतलब होता है कि जो संख्या बाहर हमने ली है उस संख्या का प्रत्येक पद में आपको बारी बारी से क्या करना है, भाग देना है। तो अगर K का भाग हम K² में देंगे तो K बार, और वहीं K में देंगे तो किस बार, 1 बार जाएगा। माइनस तो है ये बीच में। अब इसमें क्या आ गया कॉमन, माइनस का 3। अब देखो बेटा -3 का भाग अगर -3K में देंगे तो माइनस माइनस प्लस, 3 का 3 में 1 बार तो क्या बच गया, K। वहीं अगर +3 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, माइनस प्लस माइनस, और कितनी बार, 1 बार। तो यहाँ पर बेटा 2 फैक्टर हो गए, एक तो K-3 और एक K-1 इक्वस टू 0। मतलब K के 2 मान हो गए, एक तो 1 और एक 3। K के 2 मान कौन कौन से हो गए, एक तो 1 हो गया और एक
3 हो गया। यहाँ क्या पूछ रहा है बेटाओ कि के मानों की संख्या जिसके लिए समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। मतलब के उन सभी मानों को निकालो कि उन मानों को अगर इसमें रख दें, जो ये बेटाओ साइमल्टेनियस इक्वेशन दी गई है, अगर इसमें इस के मानों को रख दें तो हमें क्या मिलना चाहिए? कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन की कंडीशन मिलनी चाहिए। अब ये 2 मान है आपके पास, इन दोनों मानों को बारी बारी से इसमें रख के देखो। अगर इसमें रखने से आपको कोई हल नहीं, दोनों मान प्राप्त हो जाएं, तो मतलब के मानों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अब देखो बेटा, अगर इनमें हम दोनों मानों को रख के देखें, जैसे सबसे पहले बात करें के इक्वल्स टू 1 से। अब देखो यहीं पर अगर C1/C2 भी निकालना चाहें, C1/C2 कितना आएगा? 4K/3K माइनस 1। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इन दोनों पदों को इधर भी ले आओगे तो फिर माइनस माइनस दोनों कट होगे, फिर भी यही प्राप्त हो जाएगा। तो ये मत सोचना कि सर इसमें तो अंदर है, ये इक्वल्स टू दोनों के 0 इधर इधर आ गए, तो इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर लाना चाहो तो इधर ले आना, और नहीं तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। अब देखो k=1 रख दिया। अब k=1 रखने पर देखो A1/A2 कितना आ रहा है? 1 + 1/1, तो ये आ गया 2/1। ठीक है ना। वहीं अगर B1/B2 की बात करें तो कितना आएगा? 8/K+3 है, मतलब 1 + 3 कितना आ गया? 8/4। ये भी कितना आ गया? 2/1 आ गया। अगर वही बात करें C1/C2 की तो ये आ गया 4K, कितना? 4K मतलब 4 × 1/3 × 1 - 1, तो ये भी कितना आ गया? 4/2 मतलब 2/1। अब देखो बेटा, अगर इन तीनों को आपस में देखें तो ये भी 2/2 ये भी 2/1 और ये भी 2/1, मतलब इनसे हमें प्राप्त हो गया कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के इक्वल टू है C1/C2 के। क्या ये कंडीशन कोई हल नहीं की है? अरे है क्या? नहीं है ना, कोई हल नहीं में यहाँ क्या आना चाहिए था? नॉट इक्वल टू। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, तो मतलब k का मान दी गई कंडीशन को एक संतुष्ट नहीं करता है। अगर वहीं हम नेक्स्ट बात करें k=3 लेने पर, अगर k=3 की बात करें अब देखो बेटा A1/A2 कितना आएगा? A1/A2 कितना आएगा? रख तो चलो, 3 + 1/3 कितना हो गया? 4/3। B1/B2 कितना आएगा? 8/3 + 3 कितना हो गया बेटा? 8/6 हो गया। तो ये भी कितना आ गया? 4/3 आ गया। अब अगर बात करें C1/C2 की तो ये कितना आएगा? 4K मतलब 4 × 3 × 3 - 1, तो 12/, कितना आ गया? 8 आ गया। तो ये कितना आ गया? 4 से काटें तो कितनी बार? 3/2 आ गया। अब देख लो यहाँ पर A1/A2 कितना है? 4/3। B1/B2 कितना है? 4/3। C1/C2 कितना है? 3/2। अगर इन तीनों की बात करें तो बेटा साफ साफ दिख रहा है कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, और नॉट इक्वल टू क्या है? C1/C2। और ये दी गई कंडीशन किसकी है बेटाओ? नो सॉल्यूशन की। कहीं ऐसा मत कर देना कि k का मान आते यहाँ k के मान कितने आ गए? 2, 1 और 3 आ गए और बस टेक दिया कि हाँ भाई k के मानों की संख्या क्या होगी? 2 होगी। तुरंत क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटा? गलत हो जाएगा।
तो जो के मान आपको फाइंड हो रहे हैं, सबसे पहले उन्हीं के मानों पर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि क्या ये के मान दी गई कंडीशन को संतुष्ट कर रहे हैं या नहीं। तो अगर बात करें के मानों की संख्या, के मानों की संख्या वो कितनी होगी? 1। इसमें भी देखो दो बातें आ गई। अगर पूछ ले के का मान क्या होगा, तो के मान की अगर बात करें तो के का मान तो सीधा 3 हो गया, लेकिन यहाँ पूछा क्या है? के मानों की संख्या, संख्या कितनी है? तो संख्या कितनी होगी बेटाओ? ये अरे 3 सिंगल नंबर ही तो है ना, तो के मानों की संख्या क्या हो गई? 1 हो गई। ठीक है ना। देखो बेटा, अब अगर हम बात करें द्विघात समीकरण की, किसकी? द्विघात समीकरण की। द्विघात समीकरण मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण। तो एक बात तो आप जानते हो, देखो बेटा, द्विघात नाम से ही पता लग रहा है कि ऐसे समीकरण होंगे जिनमें चर की अधिकतम घात कितनी होगी? 2 होगी। उन्हीं को हम क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण कहते हैं। तो अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो लिखो, यदि किसी समीकरण में चर की अधिकतम घात 2 हो तो उसे क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण कहते हैं। An equation in which the maximum degree of a variable is 2 is called quadratic equation. An equation in which the maximum degree of a variable is 2 is called quadratic equation. मतलब देखो बेटा, इसमें कहा गया है अधिकतम घात। अब अधिकतम का मतलब ये मत ले लेना कि अधिकतम 2 हो, न्यूनतम कितनी भी हो। मैं ये कह रहा हूं कि 2 घात तो होनी ही चाहिए अधिकतम। इसके बाद अगर आप चर की 1 घात लो, 0 घात लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब चर की 1 घात तो जरूर 2 होनी ही चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो बेटा इस चीज़ का मतलब समझना कि चर की अधिकतम घात 2 तो होनी चाहिए, मतलब स्क्वायर तो आपको दिखना ही चाहिए उस समीकरण में, तभी वो क्या होगा? द्विघात समीकरण होगा। जैसे बेटा अगर बात करें एग्जाम्पल की, तो जैसे ये हो गया 2x² - 3x + 1 = 0। मतलब x की 2 घात तो होनी ही चाहिए। अब ये भी द्विघात समीकरण हो जाएगा, x² + 1 = 0। अरे ये भी तो द्विघात समीकरण ही है ना। तो ये यही कहना चाहता है डेफिनेशन कि मैक्सिमम डिग्री ऑफ ए वेरिएबल इस क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? चर की 2 होनी चाहिए। उसके बाद चर की 1 घात हो, 0 घात हो, उससे कोई फर्क, अचर पद हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। अगर इसी के हम व्यापक रूप की बात करें, व्यापक रूप, जनरल फॉर्म, तो ये होता है बेटा ax² + bx + c = 0, जहां ए क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0। फिर आप ABC कोई R में से उठा सकते हो। देखो बेटा इसको समझो, ए नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब यही है कि अगर आप ए को 0 के बराबर कर दोगे तो मतलब ये पूरा पद क्या हो जाएगा? टर्म 0 हो जाएगी, और इसको 0 होते ही दी गई इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। मतलब बेटा इस इक्वेशन में सबसे ज़्यादा ध्यान देने योग्य चीज़ ये है
कि एक तो इसकी अधिकतम घात 2 होनी चाहिए और दूसरी बात यह है कि ए नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मतलब जो 2 घात का चर है उसका गुणांक 0 नहीं होना चाहिए, हमेशा क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है ना। अगर अगली बात करें इसके मूल की, किसकी, मूल की, रूट्स। जिस तरह हम बहुपद में शून्यकों की जीरोस के बारे में डिस्कस करते थे, उसी तरह द्विघात समीकरण में क्या होते हैं, मूल होते हैं। तो इसकी अगर परिभाषा की बात करें तो चर के बेमान जो दिए गए समीकरण को क्या करते हो, संतुष्ट करते हो। चर के बेमान जो दिए गए समीकरण को संतुष्ट करते हो क्या कहलाते हैं, मूल कहलाते हैं। The value of the variable that satisfy the equation. The value of the variable that satisfy the equation is called root. कैसे बेटा, ध्यान दो। क्या कह रहे हैं कि जैसे एग्जाम्पल के लिए ये ले लिया कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू क्या हो गया, 0 आ गया। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। अब हमें क्या करना है कि क्या कह रहा है कि चर के वे सभी मान आपको फाइंड करने। हमेशा याद रखना द्विघात समीकरण में इसके जो मूल होंगे वो भी कितने होंगे, 2 होंगे। जो मूलों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 2 होगी। अगर n घात का समीकरण है तो उसमें मूलों की संख्या कितनी होती है, n होती है। अगर हम इसकी बात करें, देखो बेटा इस समीकरण की बात करें तो जो समीकरण दिया हुआ है वो एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है यहाँ पर। अब इसके मूल फाइंड करें तो मूल कहते क्या है कि भाई मूल ज्ञात करने के लिए आपको चर के वे सभी मान निकालने पड़ेंगे जो दिए गए समीकरण को क्या कर दें, संतुष्ट कर दें, सेटिस्फाई करें। और इस समीकरण को संतुष्ट, देखो बेटा मूल हमेशा 2 विधियों से ज्ञात किए जाते हैं। एक तो होती है फैक्टर मेथड, गुणनखंड विधि, और दूसरी होती है परफेक्ट स्क्वायर मेथड, जिसमें हम किसका यूज करते हैं, श्रीधर आचार्य सूत्र का यूज करते हैं। अगर बेटा किसी भी द्विघात समीकरण में आपको पता है कि फैक्टर मेथड अगर फेल हो रहा है, अगर फैक्टर मेथड फेल हो रहा है, तभी हम किस पर जाते हैं, श्रीधर आचार्य सूत्र पर जाते हैं। अब देखो बेटा यहाँ पर फैक्टर करना मैंने अभी बताया था, एक तो उच्च घात ले लो और एक अचर पद और उच्च घात का गुणांक। तो इसके फैक्टर क्या होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्व टू 0 हो गए। ठीक है ना। अब 2 2 के पेयर बना लो, यहाँ x कॉमन आ गया तो क्या आ गया, x माइनस 2, यहाँ माइनस 1 आ गया, यहाँ भी क्या आ गया, x माइनस 2 इक्व टू 0। तो एक तो बन गया x माइनस 1 और दूसरा आ गया x माइनस 2 इक्व टू 0। अगर x माइनस 1 को 0 के बराबर लें तो x बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। और वहीं पर x माइनस 2 इक्व टू 0 लें तो x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। देख लो बेटा मैंने कहा था कि द्विघात समीकरण है, उसमें मूलों की संख्या भी क्या होगी, 2 होगी। अब वो समान मूल भी आ सकते हैं, अलग अलग भी आ सकते हैं। ठीक है ना। ये नहीं कह रहा कि दोनों मूल अलग अलग ही होंगे, हो सकता है दोनों मूल क्या हो, समान भी आ जाए। ठीक है ना। अब देखो बेटा, अब हमने x के 2 मान प्राप्त कर लिए, एक तो x बराबर 1 और एक x बराबर 2 आ गया। और सॉरी, दोनों ही मान दिए गए समीकरण को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। आप रख के देख लो, चाहे x बराबर 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1, माइनस 3 इंटू 1 3 और प्लस का 2 2, 2 प्लस 1 3 हो गया, और माइनस 3 कितना आ गया, 0 आ गया। 2 रख के देखेंगे तो ये 4 बनेगा,
ये माइनस का 6 और प्लस का 2, तो 4 और 2 कितना हो गया 6 माइनस 6, ये भी क्या बनाएगा 0 बनाएगा। मतलब ये चर के दोनों मानों ही क्या करेंगे समीकरण को संतुष्ट करेंगे। और जो हमने समीकरण की डेफिनेशन पढ़ी थी, परिभाषा पढ़ी थी, उसमें भी मैंने कहा था आपसे क्या कि ऐसे व्यंजक जो चर के कुछ मानों के लिए ही संतुष्ट होते हों क्या कहलाते हैं, समीकरण कहलाते हैं। अब देख लो बेटा, यहाँ पर 1 और 2 के अलावा कोई ऐसा मान आपको नहीं मिलेगा जो इसको क्या कर दे, संतुष्ट कर दे। तो जो दी गई द्विघात समीकरण उसमें केवल x के 2 ही मान होंगे जो इसको क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। अब देखो वहीं पर अगर आपको कोई अलग एग्जाम्पल दे दे, जैसे इसी को x² माइनस 2x प्लस 3 = 0 हो गया, इसकी बात करें अगर अब देखो यहाँ पर इसके फैक्टर करो अलग अलग। मैंने कहा था बेटा एक तो अचर पद और एक उच्च घात का गुणांक कितना हो गया 3 × 1, 3 × 1 कितना हो गया 3 हो गया। 3 में अगर 1 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार ही जाएगा। हमको क्या चाहिए -2 चाहिए। अब बेटा हम क्या करेंगे, अगर इसको माइनस का ले लें और इसको प्लस का ही रहने दें और दोनों को बेटा जोड़ दें, ऐड कर दें, तो देखो 1 - 3 कितना आ जाएगा -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये कितना आएगा x² प्लस x माइनस 2x प्लस 3 = 0 हो गया, सॉरी माइनस का 3x। क्या इन दोनों में कोई फर्क है? अरे ये जो समीकरण दिया हुआ है उसी को ये दिखा रहा है, बस इसके क्या कर दिए 2 टुकड़े कर दिए। अब देख लो बेटा यहाँ पर पेयर बना दो जोड़े, एक तो ये बन गया और एक इस जोड़े में जो कॉमन आ रहा है वो x है, तो क्या बच गया x + 1। इसमें जो कॉमन आएगा वो -3 है। अब -3 का अगर भाग देंगे आप तो ये तो x आ गया, अब -3 का इसमें भाग देंगे तो यहाँ बनेगा x - 1। लेकिन हमें पता है बेटा ये दोनों समान प्राप्त होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर समान प्राप्त नहीं हो रहे। मतलब यहाँ पर जो फैक्टर मेथड है, जो फैक्टर मेथड है वो क्या हो रहा है बेटा, फेल्ड हो रहा है। क्या हो रहा है, फेल्ड हो गया। फैक्टर मेथड क्या हो गया बेटा, यहाँ पर फेल्ड हो गया। अगर यहाँ पर फैक्टर मेथड, मैंने कहा था अगर किसी समीकरण में गुणनखंड विधि लागू नहीं हो तब हम किस पर जाते हैं, श्रीधर आचार्य सूत्र, जो पूर्ण वर्ग विधि का ही एक रूप है। फिर हम उससे क्या करते हैं, इस दिए गए समीकरण के मूल ज्ञात करते हैं। तो अब तक जो हम पढ़ रहे थे, एक तो द्विघात समीकरण की परिभाषा, एक उसकी जर्नल फॉर्म, एक उसके मूल ज्ञात करना। अब बेटा यहीं पर इसके मूल ज्ञात करने की 2 विधियां होती हैं, मूल ज्ञात करने की 2 विधियां होती हैं। अब देखो बेटा अगर बात करें इसी के मूल ज्ञात करने के लिए, तो एक तो विधि होती है इसकी, कौन सी, गुणनखंड विधि। ध्यान देना बेटा, एक तो होती है गुणनखंड विधि, मतलब फैक्टर मेथड। और जो दूसरी विधि होती है वो होती है पूर्ण वर्ग विधि। कौन सी, पूर्ण वर्ग विधि, जिसको हम कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर मेथड। एक तो हो गई कौन सी, गुणनखंड विधि मतलब फैक्टर मेथड, और एक हो गई परफेक्ट स्क्वायर मेथड, पूर्ण वर्ग विधि। अगर बेटा किसी भी द्विघात समीकरण में गुणनखंड विधि लागू नहीं हो, मैंने आपको कहा था गुणनखंड कोई भी द्विघात समीकरण है, अगर इस द्विघात समीकरण में गुणनखंड विधि लागू हो रही है
तो बेटा कोई दिक्कत नहीं, आप इसी से मूल ज्ञात कर सकते हो। और यदि आपको पता है कि गुणनखंड विधि नहीं लग रही तो फिर किस पर जाते हैं, पूर्ण वर्ग विधि पर। फिर किसकी बात करते हैं, पूर्ण वर्ग विधि की। अब ध्यान देना बेटाओ, इसकी तो कोई डिस्कस करनी नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि गुणनखंड के लिए तो वही अचर पद एक्स स्क्वायर का गुणांक, दोनों का गुणा करना है, ये लाना है, खंड करने, एक्स के मान निकालने। अगर बात करें पूर्ण वर्ग विधि की, अब देखो बेटा, जैसे ये दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या है, 0 आ गया। सबसे पहले याद रखना बेटा कि परफेक्ट स्क्वायर मेथड में हमेशा एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। हमेशा एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब इसका गुणांक अगर 1 करना है तो मतलब पूरे समीकरण में हमें a का भाग देना पड़ेगा। अगर पूरे समीकरण में a का भाग दें तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। एक्स स्क्वायर, अरे भाई मैंने क्या किया है, केवल इस ए को ख़त्म किया है, केवल इस ए को ख़त्म किया है यहाँ पर। अब ये बात आप भी जानते हो, ए को हटाना है तो ऑब्वियसली भाग तो देना ही पड़ेगा ए का। परफेक्ट स्क्वायर मेथड का पहला नियम यही कहता है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जो फर्स्ट रूल होता है परफेक्ट स्क्वायर मेथड का, वो यही कहता है कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो पहला नियम तो हमने लागू कर दिया। अब जो इसका सेकंड रूल की बात करें तो वो क्या कहता है कि हमें क्या करना है कि पहले तो x का गुणांक लेना है। अब x का गुणांक कौन सा है, b अपॉन ए है, उस गुणांक का आधा करना है। सबसे पहले x का गुणांक लेना है, उस गुणांक का क्या कर दो, आधा कर दो, और उसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। सबसे पहले x का गुणांक लेना है, गुणांक का आधा करना है और उसका भी क्या करना है, स्क्वायर करना है। देखो बेटा, इधर लिख लेना चाहे, पूर्ण वर्ग विधि में अलग से लिख लेना, सर्वप्रथम एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 बनाते हैं। पूर्ण वर्ग विधि में सबसे पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या बनाते हैं, 1 बनाते हैं। ये तो फर्स्ट स्टेप हो गई। सेकंड, एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग, एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग एक बार तो जोड़ना है और घटाना है। तो सबसे पहले तो बेटा हमने पहली स्टेप यहाँ पर कर ली कि हाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या बना दिया, 1 बना दिया। नंबर 2 आएगा अगर अब x के गुणांक का आधा क्या होगा बेटा, b अपॉन 2a ही तो होगा ना, b अपॉन 2a। अब इसका स्क्वायर क्या होगा, b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर हो गया। इसको एक बार जोड़ना और एक बार क्या करना है सॉरी घटाना है। तो कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए। हाँ बेटा जोड़ दो और घटा दो, प्लस का बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, और इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है ना, ध्यान देना। अब देखो ये एक्स स्क्वायर है प्लस बी अपॉन ए एक्स, जो हम जोड़ते हैं उसको इस गुणांक के बाद लिख दो। कितना आ गया, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर आ गया। और बाद में फिर ये जो बचे हुए हैं इनको लिख दो, एक तो सी अपॉन ए माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, और इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। समझ में आ गया ना यहाँ तक। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 किया, फिर एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ दिया, घटा दिया,
जो जोड़ा था उसको हम सीधा x के गुणांक के बाद ही लिख देते हैं। अब देखो बेटाओ, इसको ध्यान से देखो, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो पता लगेगा कि ये क्या बन रहा है, x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। बताओ बन रहा है या नहीं? अरे इसका होल स्क्वायर खोल के देख लो, यही प्राप्त होगा। और बच कौन गया? इनको बेटा दूसरी साइड ले जाओ चाहे, तो कितना होगा, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर और माइनस का c अपॉन ये हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अरे नहीं है ना। क्या आ गया, x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इक्वस टू, इसमें एलसीएम ले लो, कितना आएगा, 4a स्क्वायर ही तो आएगा ना। अब देखो बेटा 4a स्क्वायर एलसीएम ले रहे हैं, मतलब इसका इसमें भाग देते हैं, जितनी बार भाग जाता है उसका इसमें गुना करके यहाँ लिख देते। अब देखो इसमें अगर 4a स्क्वायर का भाग 4a स्क्वायर में एक बार जाएगा, मतलब यहाँ तो आ गया b स्क्वायर, माइनस का माइनस आ गया। अब अगर a का भाग इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा, अरे 4a बार ही तो जाएगा ना, और 4a का गुना c से करेंगे तो कितना आएगा, 4ac आ गया। कितना आ गया, 4ac आ गया। अब मैं इस स्क्वायर को हटा रहा हूँ, मतलब दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, वर्गमूल करना पड़ेगा। तो कितना आ गया, x प्लस बी अपॉन 2a इक्वस टू, देखो बेटा प्लस माइनस ये आ गया अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और अपॉन में कितना आ गया, ये माइनस अलग। 4a का जैसे वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा, 2a आएगा। ठीक है ना। अब इसको दूसरी साइड ले जाओ तो कितना आएगा बेटाओ, ये हो गया x इज इक्वस टू, ये बेटा इधर प्लस का इधर इधर प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, तो माइनस का b अपॉन 2a प्लस माइनस कितना आ रहा है, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और अपॉन कितना है, 2a है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है ना। अब इनमें भी दोनों में देखो एलसीएम आ रहा है, कितना, 2a। इनमें भी अगर 2a एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा बेटाओ, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और यही क्या आ गया, श्री धराचार्य सूत्र। अरे यही तो है ना। अगर मैंने कहा था अगर गुणनखंड विधि फेल हो जाए तो किसका यूज करना है, श्रीधर आचार्य सूत्र का प्रयोग करना है। और जो श्रीधर आचार्य सूत्र आता है वो बेटा इस तरह प्राप्त होता है, कर लोगे ना इस तरह, ठीक है ना। अब देखो अगला सबसे इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है मूलों की प्रकृति। मतलब कैसे पता लगाएंगे कि मूल कैसे कैसे प्राप्त होंगे। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स। देखो बेटा मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स। देखो जैसे श्रीधर आचार्य सूत्र की बात करें तो क्या था, x इक्वस टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और अपॉन में कितना था, 2a। अरे यही तो था ना। अब देखो अलग अलग कंडीशन बनाएंगे हम। अगर देखो बेटा ध्यान दो, रूट में कौन है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर और बीच में कौन आ रहा है, एक तो प्लस है और एक माइनस है। मतलब जो भी हम समीकरण लेंगे और उस समीकरण के ABC के मान इसमें रखेंगे तो एक बार तो प्लस का हमें लेना पड़ेगा और एक बार माइनस लेना पड़ेगा। अरे तभी तो मैं कह रहा था द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं, 2 मूल होते हैं। तो एक बार तो क्या ले लिया, प्लस ले लिया, और एक बार क्या ले लिया, माइनस ले लिया।
अब मूल कैसे मूल प्राप्त होंगे वो डिपेंड करेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac पर। भाई सपोज करो रूट में कौन है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर यही बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव आ गया, माइनस में आ गया, तो रूट में माइनस क्या बनाएगा, अरे काल्पनिक ही तो बनाएगा ना। तो अगर इसी रूट में माइनस आ गया बेटा, जो संख्या है वो माइनस की आ गई, तो मतलब मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। अगर मान लो इसी रूट के अंदर कोई ऐसी संख्या आ गई जो पूर्ण वर्ग बनता हो, जिसका मतलब जैसे 4 आ गई, 16 आ गई, तो ऐसी संख्याओं के लिए हमेशा आपको मूल तो असमान प्राप्त होंगे ही, लेकिन वो कैसे होंगे, परमेय होंगे। वहीं अगर ऐसी संख्या प्राप्त हो गई कि पूर्ण वर्ग ही नहीं बन रहा जिनका, जैसे मान लो 3 आ गया, तो सीधा 3 क्या है, परमेय संख्या है रूट में। तो इस प्रकार क्या होंगे, मूल तो असमान होंगे लेकिन कैसे होंगे, अपरमेय होंगे। अब मान लो ये पूरा 0 ही बन गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac सीधा का सीधा ही 0 आ गया। अब सीधा का सीधा अगर 0 आ गया तो बेटाओ ये स्टेप तो हट गई यहाँ से, मतलब अब प्लस माइनस का कोई लेना देना नहीं होगा। भाई 3-4 कंडीशन बनेंगी। एक तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आ गया, लेस देन 0, तो मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, लेकिन इसमें भी 2 कंडीशन है, एक तो क्या बन रहा है, परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, और एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा। एक तो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है और एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा। अगर परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है तो मतलब मूल असमान तो होंगे लेकिन परमेय होंगे, और अगर नहीं बन रहा तो बेटा असमान भी होंगे और अपरमेय होंगे। तीसरी कंडीशन ये बनेगी कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या हो, 0 हो, मतलब ये स्टेप तो पूरी 0 बन गई। अब अगर ये 0 बन गई तो प्लस माइनस का तो कोई लेना देना नहीं रहा। अब ना तो आप प्लस चिन्ह ले सकते हो ना माइनस ले सकते हो। इसका मतलब इसमें मूल केवल एक ही प्राप्त होगा तो मूल इसमें क्या आएंगे बेटा, समान आएंगे हमेशा। कैसे आएंगे, मूल हमेशा समान आएंगे। जैसे देखो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, इसकी बात करें हम। इसमें देखो a बराबर कितना है, 1 है, b बराबर -2 और c बराबर 1 है। अब लगा दो अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 4 माइनस 4ac, तो कितना हो गया, रूट 4 माइनस 4 कितना आ गया बेटा, 0 आ गया। अब अगर ये 0 आ गया तो ये यही दर्शा रहा है कि दिए गए समीकरण के मूल क्या होंगे, समान होंगे। और वैसे भी अगर इसकी बात करें तो ये होता क्या है, अरे x माइनस 1 का होल स्क्वायर ही तो है ना ये, मतलब दोनों समान आ गए। यहाँ भी x माइनस 1 और x माइनस 1, तो मतलब x के 2 ही मान आएंगे, 1 और 1। अरे 1 के अलावा कोई इसको संतुष्ट करेगा ही नहीं। अब ये हमारी मजबूरी है कि हमें क्या करना है, द्विघात समीकरण है तो मतलब मूल तो क्या लेने पड़ेंगे, 2, चाहे समान हो चाहे असमान हो। इससे बेटा इतना पता लग जाएगा कि मूल समान है या असमान है, और इसी के बेस पे हम क्या कहेंगे, बता देंगे कि हाँ ये मूल इसमें समान होंगे, इसमें काल्पनिक होंगे, इसमें वास्तविक असमान होंगे। इन सभी कंडीशंस को पता लगाने के लिए हम किसका यूज करेंगे बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac का। अगर नंबर 1 बात करें बेटाओ कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो तब मूल वास्तविक व असमान होंगे। वास्तविक व असमान होंगे। रूट्स क्या होंगे बेटा, डिफरेंट होंगे और रियल एंड डिफरेंट होंगे। एक तो क्या होंगे बेटा, रियल होंगे, और एक क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। एक तो रियल होंगे और एक क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। अब देखो बेटा, इसी में 2 कंडीशंस पैदा होती हैं। भाई ये तो हमें पता लग गया कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है तो मूल वास्तविक होंगे और असमान होंगे।
अब देखो बेटा, इसमें अगर इसको एक कहें तो इसमें एक तो एक कंडीशन बन गई कि जब b² माइनस 4ac क्या हो, पूर्ण वर्ग हो, पूर्ण वर्ग प्राप्त हो, तब मूल क्या होंगे, परिमेय प्राप्त होंगे। देखो वास्तविक असमान तो होंगे ही, लेकिन कैसे होंगे, परिमेय होंगे। ऐसे लिख दो, तब परिमेय मूल होंगे। ये तो है ही है बेटा, वास्तविक और असमान ये तो इंक्लूड है ही इसमें। लेकिन क्या कह रहा है कि अगर b² माइनस 4ac पूर्ण वर्ग बनाता है तो क्या होंगे, परिमेय मूल प्राप्त होंगे। वहीं अगर इसमें b की बात करें कि जब b² माइनस 4ac क्या हो, अपूर्ण वर्ग हो, अपूर्ण वर्ग हो या प्राप्त हो, तब क्या होंगे बेटा, अपरिमेय मूल होंगे। तब क्या होंगे, अपरिमेय मूल होंगे। तो बेटा आपको याद रखना है कि अगर b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 तो बेटा मूल मेन तो यही याद रखते हैं, वास्तविक होंगे और असमान होंगे। लेकिन ये दो कंडीशन इसमें एक्स्ट्रा हैं कि भाई देखो, अगर पूर्ण वर्ग बन गया तो परिमेय मूल बनेंगे और अपूर्ण वर्ग बन गया तो अपरिमेय मूल बनेंगे। ठीक है ना। अब इसमें एक नोट लगा के लिखो कि यदि ABC के मान यदि ABC के मान अपरिमेय संख्या हो, यदि ABC के मान अपरिमेय संख्या हो तो इस नियम का लागू होना आवश्यक नहीं है। यदि ABC क्या हो बेटा, अपरिमेय संख्या हो तो इस नियम का लागू होना आवश्यक नहीं है। भाई एक बात बताओ, अगर b का मान जैसे रूट में ही दे दिया पहले से ही, जैसे √2 है b का मान, किसी समीकरण में ही है √2। अब यहाँ चाहे पूर्ण वर्ग बन जाए तो उससे क्या फर्क पड़े। अब भाई हमें तो ये पता है कि अगर b² माइनस 4ac पूर्ण वर्ग बन रहा है तो मतलब क्या होंगे, परिमेय मूल होंगे। लेकिन वहीं अगर b का मान √2 आ गया तो √2 तो यहीं शामिल हो गया ना। अब यहाँ पूर्ण वर्ग बन नहीं बन, यहाँ तो √2 ही रहेगा ना। और यहाँ अगर √2 है तो बेटा मूल तो क्या होंगे, अपरिमेय होंगे। तो यहाँ पर कंडीशन क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। तो हमेशा याद रखना है कि बेटा ये नियम तभी लागू होंगे अगर ABC परिमेय संख्या है, जब तो कोई दिक्कत है ही नहीं, परफेक्टली लागू होंगे। अगर यहाँ पर ABC अपरिमेय संख्या हो तो नियम का लागू होना आवश्यक नहीं है। ये चीज़ आपको विशेष ध्यान रखनी है। नंबर सेकंड की बात करें बेटाओ, तो यदि b² माइनस 4ac बराबर 0 हो तो मूल वास्तविक व समान प्राप्त होंगे। और नंबर थर्ड की बात करें, यदि b² माइनस 4ac लेस देन 0 हो तो मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। तो बेटा ये तीन कंडीशन है मूलों के बारे में पता करने की। एक तो b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, एक इक्वल टू 0 और एक लेस देन 0। और इन्हीं तीनों कंडीशन के बेसिस पर हम बताते हैं कि मूल वास्तविक है, समान है, मूल वास्तविक समान है, मूल क्या है, काल्पनिक। मूल तो निकालने पड़ेंगे ही बेटा।
लेकिन यहाँ से आप उनकी प्रकृति के बारे में पता लगा सकते हैं। हाँ, जैसे क्वेश्चन आ गया बेटा मूलों की प्रकृति से ही आ गया, तो ये थोड़ी आप पूरा श्रीधराचार्य सूत्र लेके बैठ जाओगे और तब फाइंड करोगे हाँ भाई इसके मूल लास्ट में आ गए और हाँ अब पता लग गया कि ये मूल ऐसे हैं। अगर सीधा उनके नेचर या प्रकृति के बारे में पूछे तो आप यहाँ से सीधा पता लगा लेंगे कि मूल कैसे होंगे। ठीक है बेटा, आज के लिए काफ़ी है। कल के लेक्चर में हम इन्हीं पर बेसिस क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।